वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोग? बढ़िया है। पिछली क्लासेस में हमारी आपकी जो बातचीत थी वो शायद अधूरी सी रह गई थी और उसी टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा एक हिंट देंगे आपको सेल्फ गवर्नेंस के बारे में। हालांकि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो जाए तो एंटायर एपिसोड में हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। और इस पूरे के पूरे पिक्चर के बाद यानी कि आज के 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद जितना समय दिया गया है प्रावधान के रूप में, इस 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद एक बात का तो पक्का है कि एटलीस्ट आपके के सारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे पॉलिटी को लेकर के खासकर वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में हम क्या बातचीत करने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से जरा सुनिएगा। आज की फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनते समय, द टाइम एट वी वर मेकिंग आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। सबसे पहली बात तो ये थी, आज ही के लेक्चर में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे, सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा एक फिलोसॉफिकल आइडिया प्रोवाइड कराता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बारे में जिक्र करेंगे। दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में जिक्र करेंगे और तीसरा सारे ऑर्गन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के और फेडरल पॉलिटी एक्चुअली में है क्यों, फेडरल व्यवस्था एक्चुअली में है क्यों, संघीय राज्य व्यवस्था वास्तविकता में है क्यों, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो यानी कि 4 से 5 बिंदुओं पर आज की हमारी चर्चा होगी। और जहां हमने सेंटर और स्टेट में बाइफर्केशन किया, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आप पड़ी थी कि आज लोकल गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हम लोग बात करते हैं, पीआरआईज की बात करते हैं। तो इस पूरे एंटायर लेक्चर में आज का जो लेक्चर होगा वो कुछ कुल मिलाकर के 3 हेड्स के ऊपर डिफाइन करा जाएगा, और जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये समझ लीजिए कि पॉलिटी की जान है। अगर ये क्लैरिटी आ गई, इस टॉपिक को क्लियर रूप में आपने समझना सीख लिया, तो आप कोई सी भी किताब पढ़ते हैं व्हाटसोएवर विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, किसी भी तरीके से आपको किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बातों को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आई होप जो मेरे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सारा अभी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। मैं भले ही क्लियर नहीं हूं लेकिन बोर्ड आपका क्लियर होगा, ठीक है। और धीरे धीरे से इसी चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इंप्रोवाइज करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला आज की अगर मैं बातचीत करूं, यानी कि आज मैं बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बारे में। भारत के संविधान के बारे में अगर मैंने जिक्र किया था तो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोग से कहा था करीब करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया। अरे बोलो भैया सर। हाँ, 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अपना लिया गया और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। ये भी कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि हमने सारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया। कुछ प्रावधान हमने पहले भी लागू कर दिए थे, जैसे कि मैंने आप लोग से डिस्कस किया था, जैसे कि नागरिकता का प्रावधान हमने पहले ही लागू कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारत के संविधान के निर्माताओं के सामने थी, सबसे बड़ी चुनौती कि क्या भारत के संविधान की जो सत्ता है, भारत की राज व्यवस्था जो है, उस सत्ता के रूप में किसी एक हाथ में रखना है कि अलग अलग हाथों में बांटना है। यानी कि कहानी है उस भारत की जहां पर भारतीय राजतंत्र, भारतीय राज व्यवस्था के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण को हम देख रहे थे और उसके एंटायर एपिसोड में हमारा डिस्कशन हो रहा था। तो आपने देखा होगा डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने एक बड़ी अच्छी सी बात कही थी, We have made our constitution after ransacking the entire constitution of different parts of the world। यानी कि हमने अपने संविधान को बनाया विश्व के दूसरे संविधानों से पढ़ करके, चोरी नहीं किया, लेकिन उनकी आशा और आकांक्षाओं के रूप में अपने संविधान को हमने अडॉप्ट किया ताकि हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था सीधे तरीके से लागू हो पाए। अरे हाँ, तो दूसरे देशों में हमने संविधान की पढ़ाई करी और दूसरे देशों में संविधान की पढ़ाई करते समय प्राइमरली देखा कि हर देश में, वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, प्राइमरली 3 ऑर्गन्स में सत्ता को डिवाइड किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। सबसे पहला ऑर्गन
जिसको प्यार से हम कहते हैं लेजिस्लेचर। नाम बताइए, क्या नाम बोलते हैं? लेजिस्लेचर। फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। हिंदी में इसको प्यारे बच्चों कहेंगे विधायिका। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे इसको? विधायिका। यानी कि सबसे पहला ऑर्गन है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं लेजिस्लेचर, और हिंदी में इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? विधायिका। दूसरा ऑर्गन है जिसको प्यार से हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका। और तीसरा who is resting on the top, that is called जुडिशरी। जुडिशरी को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ठीक है, दोबारा जरा समझ लीजिए 2 मिनट के लिए, और सारा ध्यान एकदम बोर्ड पर रखिएगा, क्योंकि आई कैन से दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके बिना पॉलिटी नहीं सीख पाएंगे कभी आप लोग। और इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, शायद अगर आज यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो पॉलिटी की कोई सी भी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बेहतर एनालिसिस मिलेगा आपको। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है? विधायिका। दूसरा ऑर्गन कौन सा है? और तीसरा ऑर्गन कौन सा है? जुडिशरी। अब तीनों ऑर्गन के अपने अपने काम हैं, और तीनों ऑर्गन को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए, तभी जाकर के पॉलिटी की पिक्चर क्लियर होगी आपको। अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट को जरा देखिए, इसका नाम है लेजिस्लेचर। अब तुम कहोगे कि सर लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? तो लेजिस्लेचर का सीधा सीधा काम यही होता है कि कानून को बनाना। इट डील्स विद द इनैक्टमेंट ऑफ लॉस। अरे हाँ, इट डील्स विद द इनैक्टमेंट ऑफ लॉस। अब तुम कह रहे हो कि सर संविधान ऑलरेडी बना हुआ है तो कानून की जरूरत क्यों है? कानून बनाने वाले की जरूरत क्यों पड़ जाती है हम लोग? इफ देयर इज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉ की जरूरत हम लोग को क्यों पड़ जाती है? तो सीधा सा सवाल, इसका जवाब यही निकल करके आता है कि संविधान क्या है? एक रास्ता दिखाता है। अरे हाँ, सोर्स ऑफ पावर है वो संविधान। अरे हाँ, सारे के सारे जितने भी नियम बनाए जाएंगे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, देश के ढांचे को चलाने के लिए, वो सारे के सारे नियम जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की एस्पिरेशन के हिसाब से होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। और उसी हिसाब से हम लोग बात करते हैं आज लेजिस्लेचर की भी। लेजिस्लेचर क्या करता है? रोजमर्रा के जीवन में क्या बनाता है? कानून को बनाता है। अरे किसको बनाता है? कानून को बनाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल सीधे ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्लास के अंदर यहां पर मैं आया हूं, मैंने एक कानून बना दिया कि हर बच्चा कल से पेन और कॉपी लेकर के आएगा। मैंने इनको खड़ा कर दिया, मैंने कहा देखिए आप क्लास के मॉनिटर हैं, आप चेक करेंगे कि सारे बच्चे पेन और कॉपी लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को लागू कौन कर रहा है? कार्यपालिका। अरे कौन लागू कर रहा है? कार्यपालिका। तो मैं साधारण से शब्दों में अगर मैं दोबारा तुमको बताऊं, विधायिका का मतलब क्या होता है? कानून को बनाने वाला अंग, कानून को बनाने वाला अंग। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? उसको लागू करने वाला अंग। अरे बोलो हाँ। अब तीसरी तरफ आता है तुम्हारा न्यायपालिका, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं जुडिशरी। अरे क्या कहते हैं? आप लोग ने क्रिकेट देखा होगा। अरे देखा है? क्रिकेट में एक आदमी खड़ा होता है हाथ बांध करके। अरे हाँ, तो क्या कहते हैं उसको? अंपायर कहते हैं। अरे कहते हैं? उसका काम क्या होता है बेटा? उसका काम सीधे ये होता है, वो एंश्योर करता है कि सारे खिलाड़ी संविधान के नियम और व्यवस्था के हिसाब से चले, जो खेल का नियम है उस खेल के नियम के अनुसार चले। अरे बोलिए हाँ। साहब एक्चुअली में पिक्चर हमारे देश के अंदर भी ऐसी है कुछ। जुडिशरी को वास्तविकता में हम लोग रिगार्ड करते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। अरे हाँ, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यही है भाई साहब जो इंश्योर करते हैं कि सारे खिलाड़ी नियम के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आगे आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर बढ़ेगा तो परहैप्स चौथी या पांचवी क्लास में हम आपको बातचीत करेंगे कि एक जमाना था 1951 का, जहां पर पार्लियामेंट को इतना गुमान हो गया था कि वो किसी भी कानून को बना सकती है। बिल्कुल कानून बना सकती है,
लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1973 मामले में एक जजमेंट इसी न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि संसद की भी सीमा होगी, और वो सीमा होगी बेसिक स्ट्रक्चर की। इसकी कहानी 4 क्लास के बाद आपको मालूम पड़ेगी। फिलहाल के लिए जरा 2 मिनट के लिए दोबारा मेरे पीछे बोलिए, विधायिका का काम क्या होता है? फिर से बोलना, क्या होता है? कार्यपालिका का काम क्या होता है? लागू करना। और जुडिशरी क्रिकेट के खेल का एक ऐसा अंपायर जो सुनिश्चित करता है कि सारे खिलाड़ी नियम के हिसाब से चले। अरे करेक्ट है? अच्छा भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर थी हमारे सामने, जिस पिक्चर को दिमाग में रखना है। सबसे पहली चुनौती संविधान के निर्माताओं के सामने प्यारे बच्चों ये थी कि संविधान के जो निर्माता हैं वो चाहते थे कि भाई पावर का डिवीजन किसी एक हाथ में हो कि अलग अलग हाथों में हो। संविधान सभा बैठी और संविधान सभा में गजब गजब के लोग हुआ करते थे, बड़े प्रोफाउंड लोग हुआ करते थे उस जमाने में। उनमें से एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था केटी शाह। बी.आर. अम्बेडकर और केटी शाह के बीच में जो डिबेट है संविधान सभा में, बड़ी इंटरेस्टिंग है और लगभग उस डिबेट से हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आज ही के लेक्चर में आज आपको मालूम पड़ेगा कि उस डिबेट में एक्चुअली में हुआ क्या, और क्यों आज की डेट में फेडरल व्यवस्था की हम बात करते हैं कि आज हमारे देश के अंदर संघीय ढांचा वास्तविकता में बटा है, तो क्यों बटा है। तो सवाल था केटी शाह का कि पावर का डिवीजन हम लोग किस तरीके से करें, क्या किसी एक के हाथ में पावर रखें कि अलग अलग हाथों में बांट दें। उनका कहने का आश्रय यह था कि पावर को हम फेडरल रूप में बांटें, किस तरीके की पॉलिटी में बांटें, फेडरल में किस तरीके की फेडरलिज्म हो, किस तरीके का फेडरलिज्म हो जहां पर सेंटर को ताकत ज्यादा दे दी जाए कि राज्यों को ताकत ज्यादा दे दी जाए। और जानकर के तुमको बड़ी खुशी होगी और जानकर के तुम सब बहुत खुश होगे कि भारत के संविधान सभा में, भारत के संविधान को बनाते समय हमने किसी भी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं कराई है, किसी भी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं कराई है। उसका क्या कारण है? उसका यह कारण था कि जो संविधान के निर्माता थे वो किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर में जाकर के आरोप नहीं लगवाना चाहते थे कि देखो हमने ये संविधान के लिए ये वोट किया था, लेकिन ये नेहरू जी थे जिन्होंने ये संविधान का प्रावधान लागू करवा दिया। भारत के संविधान के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात यह थी प्यारे बच्चों कि भारत के संविधान को वोटिंग के आधार पर नहीं बनाया गया, कॉन्सेंसस के आधार पर बनाया गया है, चर्चाओं के आधार पर बनाया गया है, डिस्कशन के आधार पर बनाया गया है। और आपस में आज केटी शाह नाराज होकर के चले जाते थे, लेकिन इट वाज भीमराव अंबेडकर एंड बी.एन. राव जो कहते थे कि नहीं ये प्रावधान देश के लिए जरूरी है। इसलिए हम सारे लोगों को भारत के संविधान के ऊपर गर्व होता है। तो जब मैं इस पूरे ऑर्गन के बारे में बातचीत कर रहा हूं तो आज की कॉन्सेप्ट की क्लास में सबसे बड़ा चैलेंज कि पावर का डिवीजन किसके हाथ में हो। क्या केवल केंद्र के हाथ में सत्ता को रख दे कि राज्यों के हाथ में भी पावर को बांटे? सबसे बड़ा चैलेंज भारत के संविधान निर्माताओं के सामने ये थे। अब हर बात के ऊपर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आते हैं और एक्सप्लेनेशन देते थे संविधान सभा में। एक राज्यसभा में अगर किसी बच्चे को देखना भी है, अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, तो एक राज्यसभा चैनल पर एक संविधान करके एक बड़ा अच्छा सीरियल आता है, उसमें आप उसको जीवंत रूप में देख सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है वो डिस्कशन। वो 28 घंटे का पूरा एपिसोड कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा अगर आपको सही में इस बारे में जानना है। तो कहानी हुई कुछ इस तरीके की। सबसे पहली बात कि पावर का डिवीजन किसके हाथ में रखें। कुछ लोग इस बात की हिमायत कर रहे थे कि पावर का जो डिवीजन हो, पावर का जो डिवीजन हो वो एक हाथ में हो जाए। कुछ लोग इस बात की हिमायत कर रहे थे। कुछ लोग इस बात की हिमायत कर रहे थे कि देखो यार पावर का जो डिवीजन होगा वो अलग अलग हाथों में होना चाहिए, यानी कि सेंटर और स्टेट में होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार स्टेट में ही रखो ना पावर, क्या दिक्कत है। तो हमने डिफरेंट सोर्सेस के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाई करी, दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा, और भीमराव अंबेडकर इस बात पर आते हैं और चर्चा करते हैं आकर के संविधान सभा। उन्होंने कहानी सुनाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अरे किसकी रिवॉल्यूशन? अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, जहां पर एक लुईस 16 नामक एक राजा हुआ करता था। आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा होगा उसको, इतिहास के पन्नों। 9th क्लास में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था, आप जानते हैं, लुईस 16। और वो राजा बड़ी अच्छी तरीके से शासन नहीं कर रहा था।
यानी कि फ्रांस में उस जमाने में क्या था? मोनार्की थी। अरे क्या था भाई? मोनार्की, राजशाही व्यवस्था थी। अरे कौन सी व्यवस्था थी? राजशाही व्यवस्था थी। अब क्योंकि बहुत अच्छा शासन नहीं था फ्रांस वहां पर लोगों का, तो लुईस 16 के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया और एक टेनिस कोर्ट का मैदान था, वहां पर एस्टेट को बॉयकॉट करके लोग पहुंच गए और वहां पर लुईस 16 के खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अब हमको अपना संविधान बनाना है। उन्होंने नारा दिया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। अरे किसका नारा दिया? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। वहां के अपने लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना रूल ऑफ लॉ बनाया, अपना सब कुछ बनाया, कानून बनाया, लेकिन उस कानून में त्रुटियां ये थी कि जो पावर का डिवीजन था प्यारे बच्चों, वो पावर का डिवीजन क्लियर रूप से नहीं था। इसी फ्रांस के अंदर हम आगे जाकर के देखते हैं मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियर का रूल, और आगे चल करके ऐसे ऐसे लोगों का रूल देखते हैं जिसकी वजह से ये बात हमको एकदम क्लियर हो जाती है कि किसी भी सिस्टमैटिक सेटअप में स्टेट के डिवीजन ऑफ पावर का सिद्धांत भारत के लिए नहीं, विश्व के किसी भी संविधान के लिए सबसे जरूरी हो जाता है। इस पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर हो कि नॉन क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर हो। जैसे कि इंडिया में हम ये नहीं देख सकते कि सेपरेशन ऑफ पावर फुल्ली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी एक बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सर ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या था। तो बड़े साधारण तरीके से आप इसको समझिए कि फ्रांस के अंदर ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो पूरे के पूरे शासन कर रहे थे, और चुने किसके द्वारा गए थे? जनता के द्वारा। अरे हाँ, कुछ समय तक तो इनका शासन अच्छा चला, लेकिन आपस में ही इनका क्या हो गया? विद्रोह हो गया। लोग आपस में ही किसी ना किसी बात को डेलिबरेट कॉन्सेंसस में नहीं डाल पा रहे थे, आपस में एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। कोई कह रहा था कि ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहा था ऐसे होना चाहिए। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या इस वीक लिंक का फायदा कोई उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है? ऐसा हुआ भी 1802-1803 में हम क्या देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट वापस से एम्परर बन जाता है, यानी कि फिर से मोनार्की फ्रांस के अंदर वापस आ जाती है। इस पूरे डिस्कशन को जरा देखो, स्टार्टिंग की बात सुनो। लुईस 16 के समय, लुईस 16 के खिलाफ लोगों ने विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि शासन अच्छा नहीं था। अरे हाँ, फ्रांस की क्रांति हुई, राजा को घसीट करके जेल में डाल दिया गया था। क्यों किया गया था ऐसा? इसलिए किया गया था ताकि मोनार्की जाए और डेमोक्रेसी आए। अरे बोलो हाँ। लेकिन साहब हम क्या देख रहे हैं? लुईस 16 से मोनार्की तो हटाया हमने, लेकिन हम क्या देखते हैं बेटा? 1802-1803 में फिर से क्या आ गई? मोनार्की आ गई। तो बताओ, फ्रांस की क्रांति फेल हो गई कि पास हो गई? यानी कि हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि भाई भारत के अंदर, अरे फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आए और मोनार्की जाए, लेकिन वापस से 1802-1803 में क्या आ गई बेटा? मोनार्की आ गई। अरे बोलो आई कि नहीं आई? इसका सीधा एक बात निकल करके यहां पर आती है कि पावर का डिवीजन बड़ा जरूरी हो जाता है। सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं रख सकते। भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी पढ़ा जो भारत के अंदर लागू थे अंग्रेजों के समय। उन्होंने इस बात को बताया कि हम पावर को क्लियर और क्लियर सेपरेशन करना जरूरी हो जाता है, यानी कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, पावर का बंटवारा होना चाहिए सेंटर और स्टेट। क्यों? क्योंकि केंद्र की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का निर्माण किया गया। अरे बोलो हाँ। और राज्य अगर अलगाववाद की तरफ चल रहा है तो राज्य की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किसका निर्माण किया गया? कितने लोग समझ पा रहे? जरा हाथ उठा के मुझे बताइए। दोबारा जरा समझिए। मैंने कहा सेपरेशन ऑफ पावर के जो सिद्धांत हैं वो संविधान के हर एक अंग में निहित दिखते हैं तुमको। अरे हाँ, केंद्र की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए प्यारे बच्चों किसका निर्माण किया गया? राज्य का। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। आज अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि यार आंध्र प्रदेश, मान लीजिए आंध्र प्रदेश हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हैं अलगाववादी लोग जो कहते हैं कि
कश्मीर इंडिपेंडेंट कर दीजिए, वहां पर प्लेबिसाइड होना चाहिए, जनमत संग्रह करा दीजिए वहां पर। अरे हाँ, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को दिखा रहा है, इसीलिए उन लीडर्स का नाम हमने क्या रख दिया, सेपरेटिस्ट। अरे बोलिए, रखा। उन लीडर्स का नाम क्या है, सेपरेटिस्ट। यानी कि ये टेंडेंसी है कि राज्य यहां से छट करके अलग हो रहा है। अरे बोलिए, हो रहा है। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे केंद्र की बारे में बातचीत करता हूं, अरे किसके बारे में, केंद्र के बारे में, तो हम क्या ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि किसी एक के हाथ में पावर रखें और जनता सफर करे? अरे बोलो हाँ। इसीलिए केंद्र की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का निर्माण किया गया, और राज्य की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किसका निर्माण किया गया, केंद्र का निर्माण किया गया। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है, जरा मुझे बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट की बहुत बड़ी जान है। अरे हाँ, अच्छा। सिमिलरली प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं, हर एक अंग को सेंटर और स्टेट में प्राइमरली डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जुडिशरी में, हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है वो एक ऐसा मॉडल पेश करती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एक साधारण सा आदमी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो इररेस्पेक्टिव किसी भी राज्य का हो। अरे हाँ, तो यहां पर एक्चुअली में सेंटर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तविकता में बहुत अच्छा नहीं है। हाई कोर्ट तो स्टेट में होते हैं, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये रास्ता एक सीढ़ी से बंधा हुआ है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। अरे कौन सा मैकेनिज्म, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। अब जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बातचीत है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से थोड़ी थोड़ी सी बातचीत आप लोगों को क्लियर होती रहेगी अगर कॉन्सेप्ट के तार को पकड़ेंगे। सबसे पहला ऑर्गन क्या काम करता है भैया, आवाज नहीं आ रही, क्या बोलता है? दूसरा ऑर्गन लागू करता है। तीसरा ऑर्गन क्या देखता है, सुनिश्चित करता है कि सारे खिलाड़ी संविधान के नियम के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। पावर का डिवीजन किसी एक के हाथ में रखना था कि अलग अलग रखना था? अलग है। क्यों? ताकि इस पावर को कोई दुरुपयोग ना कर सके। अरे बोलिए हाँ। अच्छा प्यारे बच्चों, एक लाइन लिखूंगा, अपने आप दूसरी लाइन तुम बताओगे। सेंटर में मैंने कहा विधायिका अलग होगी, राज्य की विधायिका अलग होगी। अरे बोलो, होगी कि नहीं होगी? एक विधायिका का एक नाम यहां लिखूंगा, दूसरा नाम अपने आप मुझे बताइएगा। पहला नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम बताओ। तो पहले वाले का नाम क्या है, लोकसभा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? हाथ उठा के जरा मुझे बताइए कितने लोग समझ पा रहे, ताकि एकदम क्लैरिटी रहे चीजों को लेकर। तो हमने कहा सेंटर में हमने क्या बोला यहां पर, लोकसभा। सिमिलरली सेंटर में दूसरा हाउस क्या है, राज्यसभा। अरे क्या है, राज्यसभा। अब यहां पर देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैंने पीछे के तार में आप लोग से एक बात कही थी कि भारत के संविधान की व्यवस्था में हमने हर जगह ऐसा सिस्टम अपनाया है जो दूसरा सिस्टम के ऊपर निगरानी रखे और ताकि संतुलन बनाए रखे। मेरी बात को बहुत क्लैरिटी समझिएगा। सेंटर पर ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किसका निर्माण किया? अरे हाँ। राज्य की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किसका? सेंटर का निर्माण किया गया। अरे बोलो हाँ। उसी तरीके से हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनी प्रणाली है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स है, उसी तरीके से साहब हमने अपने देश के अंदर क्या अपना लिया, लोकसभा और राज्यसभा। अरे हाँ, ताकि अगर लोकसभा जल्दबाजी करके कोई कानून बनाए, राज्यसभा उसको क्या कर ले, रोक दे। अरे हाँ, ये बात हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि लोकसभा के पास किसी किसी मामले पर ज्यादा ताकत होती है। ये पूरा लेक्चर जो हम लोग आपको दे रहे हैं आज, ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का ABCD है। अरे बात समझ आए? मैंने आपसे क्या बोला, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना, लागू करने का काम। न्यायपालिका क्या सुनिश्चित करती है? अब मुझे बता दो यार ईमानदारी से, क्या राज्य में ऐसा सिस्टम नहीं है? बताओ यार। बिल्कुल है। एक है विधानसभा, अरे हाँ, अंग्रेजी में कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अरे बोलो है। यानी कि मेरे पीछे बोलो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अरे कोई दिक्कत? अच्छा, आप कहेंगे कि सर हमने अपनी द्विसदनी प्रणाली ब्रिटेन से ले ली। कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली।
लेकिन सर एक बात मुझे बताइए, हमने द्विसदनी प्रणाली अपनी ब्रिटेन से तो ले ली, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भारत के अंदर ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वो हमारे देश के अंदर नहीं है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अरे हाँ, जहां पर राजा जो होता है वो जन्म के आधार पर होता है। अरे हाँ, वंशानुगत होता है। हमारे यहां जो पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहां पर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, राज्य का प्रमुख जो है, राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है, इलेक्टेड है, जन्म मनन का कोई सिद्धांत नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं और भारत को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। अरे बोलो हाँ। अब जरा मुझे एक बात फिर से बताओ, दोबारा बताइएगा जरा, बहुत क्लियर रखना है इस बात। सेंटर में 2 हाउस, एक है लोकसभा, दूसरा कौन सा, राज्य में भी 2 हाउस, एक है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। लेकिन हम क्या देखते हैं कि विधानसभा विधान परिषद तो हमारे राज्यों में है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। केवल वर्तमान में तो 6 राज्य हो गए। आंध्र प्रदेश ने भी बिल पेश कर दिया कि उसके एलसी हटा दो। क्यों? क्योंकि राज्य के अंदर हमने व्यवस्था तो अपनाई इस बात की, लेकिन हमने कोई ऐसा रिजिड सिस्टम नहीं बनाया। क्योंकि होता क्या है ना कि पॉलिसी में बड़ा डिले होता है। लोकसभा जब पास करेगा तब राज्यसभा पास करेगा, फिर विधानसभा पास करेगा, तो इस वजह से विधानसभा को हमने राज्यों के अंदर ज्यादा ताकत दे दी। अरे बोलो हाँ। तो एक तरफ हम देखते क्या है कि लोकसभा है, राज्यसभा है, दूसरी तरफ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। यहां तक क्लियर है? बहुत बेसिक सी बातें बता रहे हैं आप लोग। अरे हाँ, आ जाओ भैया, यहां पर कार्यपालिका में आ जाओ। पहली और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सत्ता का पृथकीकरण सिद्धांत। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने फ्रांस के अंदर इस बात को समझा था कि भाई पावर को डिवीजन अलग अलग होना चाहिए। बाद में मोंटेस्क्यू ने उस बात को अपना फिर से रिवाइव किया और मोंटेस्क्यू ने इसको थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि भाई पावर के अंदर सेपरेशन तो होना चाहिए, लेकिन जिस व्यवस्था को भारत का संविधान फॉलो करता है वो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करता। इंस्टेड वो फॉलो करता है सेपरेशन ऑफ फंक्शन। अब इसका भी एक कारण है। क्यों, क्या कारण है? सबसे पहला कारण इसका यह है बेटा कि भारत के अंदर अगर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, कौन सा पावर? क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर अगर रहेगा, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं लोकसभा, राज्यसभा, सेंटर स्टेट की विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, तो हम ऐसी व्यवस्था को बना रहे हैं जहां पर एक दोनों के बीच में एक प्रकार से जिसको कहा जा सकता है, ऐसे समझा जा सकता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। अमेरिका की बात करो, अमेरिका की विधायिका में 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है कांग्रेस, दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अरे बोलो, होता है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति होता है जो इन दोनों से अलग होता है। और तुमने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में पिछले साल जब कोरोना लॉकडाउन हुआ था तो सेनेट के कुछ लोग बड़े नाराज हो गए थे। अरे हाँ, सेनेट के कुछ लोग जो हो गए थे, नाराज हो गए थे काफी ज्यादा। अरे हाँ, वो कह रहे थे कि नहीं, ट्रंप साहब को ये करना पड़ेगा। तो जब मैं आपसे कहता हूं इस पूरी पिक्चर की बात, तो हम अपने भारत के संविधान में, जब क्योंकि नया नया संविधान बना था, हम इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि जो लेजिस्लेचर से हो वही एग्जीक्यूटिव का निकले, लेजिस्लेचर से ही जो लोग होंगे वही कार्यपालिका के अंदर आए, ताकि दोनों देश के लिए, देश की न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा कानून देश के लिए बना सके। आप देखते होगे प्रधानमंत्री, अरे बोलो हाँ, आप देखते हो प्रधानमंत्री, अरे भैया प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर उसको। अरे होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है? भारत के संसद में 3 अंग होते हैं, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा कौन? राष्ट्रपति। आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट। अरे बोलो है कि नहीं? मेरे पीछे एक सेंटेंस दोहराओ वहां बैठ कर। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में
अब मैं ऐसे दोहराता क्यों तुमको बताऊं? मैं इसलिए दोहराता हूं ताकि ये दिमाग में कॉन्सेप्ट हिल जाए, बैठ जाए। फिर से बोलो यार, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सत्ता का क्लियर पृथकीकरण नहीं है। हम चाहते थे कि दोनों विधायिका और कार्यपालिका अंग के बीच में रिश्ता मजबूत रहे। क्या मजबूत रहे? इसीलिए हम देखते क्या है, जितने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, आप देखेंगे इतिहास में उठा करके देखिए, वो सारे के सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो अपनी ताकत लेजिस्लेचर से ही ड्रॉ करते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? किस डायरेक्शन में जा रही है? हाथ उठा के जरा मुझे बताइए प्लीज। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा और मजा आएगा। अभी देखो, एक छोटी सी बात तुमको जानना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि कॉन्सेप्ट स्किप कर दें क्योंकि ये किताबों में नहीं दिए होते, लेकिन किताबों की सबसे बड़ी बेस है बेटा। मैं तुमको साधारण तरीके से अगर पिक्चर में बताऊं तो आप बड़े साधारण तरीके से जरा समझिए कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है। पहले तो ये समझ लीजिए ताकि पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाए। केंद्रीय कार्यपालिका अलग, राज्य कार्यपालिका अलग। आवाज नहीं आ रही, बोलो हाँ। भारत देश का कार्यवाही प्रमुख कौन भैया? प्रेसिडेंट। लिख दे यहाँ पर, कोई दिक्कत? बेटे राज्यों में कौन है इसी का भाई? अरे बोल यार, गवर्नर। अरे हाँ, लेकिन ये तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। असली ताकत इसके पास है नहीं, साहब के पास। असली ताकत हमारे पास कौन? पीएम। राज्य में कौन? सीएम। अरे हाँ, इसकी सहायता करने के लिए मंत्री परिमंडल जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अरे बोलो हाँ, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ डाल देते हैं, सीओएम। अरे हाँ, आप देखो ध्यान से, इधर देखो। नरेंद्र मोदी वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बोलिए है? क्या वो लोकसभा के मेंबर है? क्या वो एग्जीक्यूटिव में पीएम के अंदर में आ रहे हैं? अरे बोलो आ रहे हैं। तो बेटा अगर हम आइडियली सेपरेशन ऑफ पावर को मानते, एक थ्योरी है, वो थ्योरी ये कहती है बेटा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अरे किसके किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविकता में सेपरेशन ऑफ पावर है? नहीं। क्या वास्तविकता में सेपरेशन ऑफ पावर है? लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। अरे हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय में दिया है। आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी जब पावर में आए तो उन्होंने कानून बनाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें हुआ करती थी उस जमाने में। न्यायपालिका को अब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के लोग और लीडर ऑफ अपोजिशन वाले लोग ही न्यायपालिका में चुन रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक अंपायर है, उसने देखा कि भैया जनता जनार्दन सरकार के खिलाफ अगर न्याय मांगेंगी तो किसके पास जाएगी? जुडिशरी के पास। अब जुडिशरी अगर इन्हीं लोग के द्वारा चुना जाएगा तो देश में न्याय हो पाएगा क्या? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को खारिज कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, और खारिज करके कह दिया कि नहीं, कोलेजियम सिस्टम ही सही है। तो एक बात मोटे मोटे तौर पर अपने जहन में बैठा लो कि हमारे भारत के बीच में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप ईमानदारी से इस ढांचे को जरा बताइए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ यहां पर दूसरी तरफ हाई कोर्ट। कितने लोग समझ पा रहे हैं पिक्चर? जरा हाथ उठा के मुझे बताइए। ये पूरे ढांचे को अगर हम स्टडी के रूप में समझते हैं, पूरे ढांचे को अगर हम स्टडी के रूप में समझते हैं तो एक रिलेशनशिप यहां से निकल करके आता है। पहला रिलेशनशिप, फर्स्ट पॉइंट, पावर का डिवीजन क्यों किया गया? अरे हाँ। दूसरा, भारत के संविधान की सबसे बड़ी नींव क्या है? निगरानी और संतुलन। अरे बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप मुझे ईमानदारी से बताओ। प्रधानमंत्री जी कल को आकर के कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि भाइयों बहनों, या फिर कुछ ऐसा कह दिया कल को आकर प्रधानमंत्री जी ने कि मैं हमेशा ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कभी? और ये प्रधानमंत्री जी खुद समझते हैं।
जब तक जनता बैलेट और बटन दबा करके सरकार के कामों के प्रति उनको वोट देगी तब तक सरकार वो है, सरकार में है। अरे बोलो हाँ। और ऐसा होता भी आया है कि एक देश का साधारण सा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है, आप देखिए ध्यान से, वो किसके बेसिस पर चुन करके आ रहा है? लोकसभा के बेसिस पर और विधानसभा के बेसिस पर। अरे हाँ, क्या हमेशा के लिए आया? क्या नहीं आया। यानी कि क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका जो है वो अपना पावर डिराइव कहां से कर रही है? विधायिका से। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? अरे हाँ, दोबारा जरा समझो, क्योंकि एकदम से बातों को, मेरी बातों को पकड़ा करो जरा ध्यान से। दोबारा जरा समझो, कार्यपालिका किससे पावर डिराइव कर रही है बेटा? विधायिका से। किससे पावर डिराइव कर रही है? विधायिका से। अरे बोलो हाँ। अच्छा, क्या इनके बीच में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है? नहीं है, पहला पॉइंट। लेकिन क्या निगरानी एवं संतुलन है? हर एक ऑर्गन, हर एक अंग दूसरे ऑर्गन के ऊपर निगरानी रख रहा है एवं संतुलन बना करके रख रहा है, ताकि वो ऑर्गन किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना करे पावर का। अरे क्या ना करे? दुरुपयोग ना करे। आप देखिए, जुडिशरी इंश्योर कर रहा है सारे खिलाड़ी नियम के हिसाब से चले। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो न्यायपालिका उसको खारिज कर सकता है कि नहीं? अच्छा, कार्यपालिका अपनी सारी की सारी ताकत कहां से? अरे हाँ, इसीलिए कहा जाता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कहते हैं कि नहीं कहते? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। दो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए। पहला मैंने बताया कि सेंटर स्टेट का बंटवारा क्यों किया गया। केंद्र की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किसका निर्माण किया बेटा? आवाज नहीं, किसका? राज्य की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किसका? कोई दिक्कत? आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत? दूसरा, हमने दूसरी तरफ आपसे देखा कि विधायिका का काम क्या होता है? विधि को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उसको। जुडिशरी का काम क्या होता है? इंश्योर करना कि सारे खिलाड़ी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। पहला पॉइंट, क्या भारत के अंदर विधायिका और कार्यपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, कार्यों में सेपरेशन है, पृथकीकरण है, तो क्या है कि नहीं? बिल्कुल। एक स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया था, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी डू नॉट फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर, इंस्टेड व्हाट वी फॉलो इज सेपरेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यानी हिंदी में कहा जाए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सत्ता का पृथकीकरण नहीं है, कार्यों का विभाजन है। कितने लोग कहेंगे हाँ सर एकदम सही है? दिख रहा है आपको? तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में है? इस पूरी पिक्चर से आप क्या सीखे? इस पिक्चर से वास्तविकता में आपने बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें सीखी। सबसे पहला आपने सीखा, अगर मैं अलग मार्कर से इसको रंग दूं यहां पर, सबसे पहली चीज आपने देखी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में फंक्शनिंग किस हिसाब से हो रही है। इन तीनों के बीच में रिश्ता कैसा है? वो कहते हैं ना, रिश्ता क्या कहलाता है? तो रिश्ता एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं कि सत्ता का पृथकीकरण है और चेक्स एंड बैलेंस है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं C एंड B, यानी कि चेक्स एंड बैलेंस एग्जिस्ट करता है। हर एक ऑर्गन कुछ ना कुछ कंट्रोल दूसरे ऑर्गन पर एक्सरसाइज कर रहा है। एग्जांपल देंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर समझ आया। न्यायपालिका अगर कुछ अपने कृत्यों में इनकैपेसिटी दिखा देती है, यानी कि कोई जज, मान लीजिए माननीय न्यायाधीश अगर किसी भी प्रकार से इनकैपेसिटी दिखाती है या मिसबिहेवियर करती है, तो अनुच्छेद 124 प्रावधान 4 में उसको हटाने का प्रावधान भी है न्यायाधीशों का। लेकिन महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है संविधान में। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। क्यों महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया है, इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। जब मैं अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 124 प्रावधान 4 को दिखाऊंगा
तो उसकी लंबी कहानी है कि क्यों उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है और जज को रिमूवल कहा जाता है। अगर आप सुभाष कश्यप पढ़ेंगे किताब तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है इस बात को। जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे भी। लेकिन आप देखिए, जजों को भी हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ऑर्गन के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? आवाज नहीं आ रही, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है। यानी कि अगर कार्यपालिका आज है तो किसकी वजह से है? विधायिका अगर आज है तो जनता की वजह से है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाथ उठाइए ईमानदारी से। यानी कि हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि क्या कभी आपको ऐसे सिस्टम का कभी आपने कल्पना करी कि कोई स्वतंत्र हो जाए और सोच ले कि अपनी मर्जी से देश को चलाया जाए? नहीं। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर क्या है? निगरानी रख रहा है और संतुलन बना कर रख रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जरा मुझे ईमानदारी से बताओ यार। 1.5 घंटा जो क्लास है वो मेरे लिए काफी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि सर से बात करेंगे, 3 घंटे की क्लास लगेगी तो काफी और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट मजा आएगा आप लोग को और डिटेल में कॉन्सेप्ट। क्योंकि बेटा जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर फैक्चुअल डेटा थोड़ा कम आते हैं, कॉन्सेप्ट की पूर्ति काफी ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट की लड़ाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अरे हाँ, तो जरा 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मेरी बातों को जरा दोबारा समझिए। विधायिका का काम क्या होता है बेटा? कानून बनाना। लागू करना किसका काम? सुनिश्चित करना कि सारे खिलाड़ी संविधान के साथ। हाँ जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अभी तक तो हमने साहब सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में देखी बात। ये मैं थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे अभी तक तो हमने देखा कि पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट में हुआ है ना? पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में हुआ है। हिंदी में कहा जाए केंद्र में और राज्य में हुआ है। बट एक बड़ी अच्छी सी कहानी थी। हालांकि जब मैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पढ़ाता हूं तो उस कहानी को मैं बताता हूं जरा, लेकिन क्योंकि अभी मुझे नहीं दिया गया है वो टॉपिक वाइज डिवीजन अभी नहीं मिला है, तो मैं आपको बताऊंगा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का जन्म क्यों हुआ। आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है? किसी ने किताब पढ़ी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? नेहरू जी की किताब है। आप बड़े अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर अगर कभी आप किसी अच्छे रामचंद्र गुहा को पढ़ते हैं या फिर इतिहासकारों को पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हुई है। और लगभग हर किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि भारत के अंदर वास्तविकता में पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट का ढांचा एक्चुअली में आया क्यों। बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी कि लाल बहादुर शास्त्री आपके पास के ही गांव के हैं। अरे बोलो हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के गांव में नेहरू जी का जाना हुआ और जब नेहरू जी गए तो उनकी माताजी दरवाजा खटखटाया। रात का समय था, 11 बजे था। दरवाजा खटखटाया, नेहरू जी निकल करके आते हैं, शास्त्री जी की माताजी निकल करके आती हैं, देखती हैं कौन आया है। तो उन्होंने कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी को बुला दीजिए, मुझे जरूरी काम है उनसे। तो माताजी गुस्सा करके कहती हैं क्या काम है, चलो भागो, फिर कभी आना, चलो जाओ यहां से, फिर कभी आना, ऐसा बोला उन्होंने। तो नेहरू जी को लगा कि यार ये मैं तो देश का प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा क्यों कह रहा है लोग। जब जाने लगे तो शास्त्री जी की नींद खुल गई और शास्त्री जी भाग करके उनके पास है। बोला आप जा क्यों रहे हैं, मेरे से मिले तो होते। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जाना चाहिए। तो माता जी फिर आकर के डांटने लगी दोनों को। अब माता जी तो माता जी होती है। दोनों के बीच का रिश्ता जरा देखिए, शास्त्री जी और नेहरू जी के बीच का। दोनों आपस में कहने लगे कि क्या बात है। तो बातचीत कर रहे थे, तब तक माता जी आई नहीं। बोलते कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे पास? नेहरू जी को कहती कोनो काम धाम नहीं है तुम्हारे पास। बोला कि शास्त्री जी ने कहा देखा नहीं गया। शास्त्री जी ने देखा और कहा मम्मी आप जिसको ऐसा आदमी बोल रही हैं वो आपको पता है माता जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के कौन? देश के प्रधानमंत्री। मुस्कुराते हुए उनकी माताजी ने कहा और बड़े औचक निगाहों से देखते हुए कहा प्रधानमंत्री हो, हम तुमसे कह रहे हैं कुछ पढ़ लिख लिए होते तहसीलदार बन जाते। ये सारी बकवास भूल जाइए, लेकिन असली बात जरा समझिए कि प्रधानमंत्री जी की माताजी ने शास्त्री जी की माताजी ने ऐसा क्यों कहा। जब वापस लौटने लगे हवाई जहाज में बैठे थे
और हवाई जहाज में जैसे बैठे तो शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो बताइए। बोलते नहीं। तो शास्त्री जी ने पूछा कि क्या बात है। नेहरू जी ने कहा कि आपकी माता जी को सच में नहीं पता था कि प्रधानमंत्री क्या होता है? तो नेहरू जी की इस बात पर शास्त्री जी ने कहा प्रधानमंत्री को ही नहीं, माता जी को ही नहीं, गांव में किसी लोगों को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री और सरकार क्या होती है। उनके लिए सबसे बड़ा तहसीलदार होता है। अरे बोलो हाँ। इसका सीधा मतलब पता है क्या निकल करके आता है? स्थानीय शासन की कमी। लोकतंत्र पे जनता तक पहुंच जो थी वो बड़ी लिमिटेड हो गई थी। पहुंच नहीं थी, लिमिटेड थी। यानी कि जब नेहरू जी लौटे 1958 के समय, 1958 के बाद समय, तो जो संविधान ने अपेक्षा करी थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, सत्ता के विकेंद्रीकरण की, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने एस्टैब्लिश करवाया और ट्रायल बेसिस पर पहला जिला बना दिया जिसको कहते हैं नागौर जिला। अरे कौन सा? राजस्थान। 1958। अरे हाँ। यानी कि हम बात कर रहे थे साहब, अभी पावर का जो डिवीजन था वो केवल और केवल किसके बीच में था? अब स्टेट के अंदर ही स्थानीय शासन, स्थानीय निकायों की बात होती है, जिसको प्यार से हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट। अरे क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट। संविधान के अंदर पीवी नरसिम्हा राव ने इसको शामिल किया। नारा दिया, एक गांव, एक किसान, एक व्यवस्था, एक प्रधान, एक प्रधान, एक प्रधान, एक प्रधान, एक प्रधान। 1991-92 में संवैधानिक संशोधन करके शामिल किया, लेकिन इसकी नींव संविधान में रखी गई थी। अनुच्छेद 40 में भी लिखा गया था इसके बारे में। और संविधान के अंदर जो प्रारूप में बदलाव आया वो 92 में लाया गया। लेकिन नेहरू जी ने ट्रायल बेसिस पर सबसे पहला जिला चला दिया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जिसने पंचायती राज को स्थापित किया। दो बातें यहां से निकल करके आती हैं, दो बातें निकल करके आती हैं। सबसे पहली बात कि एक विधायिका है, दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी क्या है? न्यायपालिका। अब इसको हमने क्यों लाया, ये देखो जरा ध्यान से। इसको हमने इसलिए लाया प्यारे बच्चों, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र की स्थापना हो जमीनी स्तर पर। अरे कौन सी स्थापना हो? जमीनी स्तर पर। अरे बताओ भैया, प्रधान चुना गया है कि नहीं चुना गया? चुना जाता है। अरे हाँ। यानी कि गांव में लोकतंत्र की नींव रखनी थी। पहले क्या था? तहसीलदार ही जीतेगा। अरे हाँ, तहसीलदार ही सर्वे सर्वा है। तो सबसे पहली बात, वाई क्वेश्चन अगर कोई तुमसे पूछेगा वाई सेल्फ गवर्नमेंट, वाई, तो पहला पॉइंट आप बोलेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। अरे हाँ। क्या ये संविधान बनने के बाद था कि अंग्रेजों में पहले इसको शुरू किया था? अंग्रेजों के समय से था। अंग्रेज अपना द ब्रिटिश मॉडल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट लाए थे इंडिया में, खास करके लॉर्ड रिपन के टाइम पर। लॉर्ड रिपन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्वराजित शासन का जनक माना जाता है। अरे हाँ। तो इस पूरे लेक्चर को अगर मैं सफिशिएंटली अगर मिक्स करूं, तो आज के लेक्चर में मुझे केवल दो चीजें बतानी थी। सबसे पहली चीज कि पावर के बीच में सेंट्रल सत्ता किस तरीके से बटी है, केंद्र और राज्य का बंटवारा किस तरीके से हुआ है। एक तरफ तुम्हारा सेंटर है बेटा, और दूसरी तरफ तुम्हारा कौन है? स्टेट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सेंटर राज्य की ताकत पर अंकुश लगाता है? अरे हाँ। राज्य की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र का निर्माण किया गया, केंद्र की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए किसका? राज्य का। क्लियर? क्या विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सत्ता का पृथकीकरण है? नहीं। क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर सामान्य जनता जाती है तो कोर्ट में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसलिए जरूरी होता है। कितने लोग समझ पा रहे? जरा हाथ उठाओ ईमानदारी से। अब मुझे जरा बताइए, साफ साफ बताइए, केंद्रीय विधायिका के दो अंग होते हैं, एक होता है कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा। अरे हाँ। राज्य विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद। क्या इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है? एकदम नहीं। तो दो पॉइंट आपका क्लियर है।
कोई तुमसे बोलेगा चेक्स एंड बैलेंस तो बताओगे हाँ या ना? अच्छा, एक स्टेटमेंट देता हूं, जरा मुझे बताओ। There is clear separation of power between all the organs. सारे अंगों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, सत्ता का पृथकीकरण है। कितने लोग कहेंगे राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ये स्टेटमेंट गलत है। कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में है, लेकिन तीनों ऑर्गन के बीच में सेपरेशन ऑफ फंक्शंस देखो, तीन चीजें हैं। पहला पॉइंट अभी देखो, दिमाग में खोलो जरा। विधायिका कार्यपालिका के बीच में सत्ता का पृथकीकरण नहीं। कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में है। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका भी सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, कार्य सबके अलग अलग है। अरे है ना, कार्य तो सबके अलग है। अच्छा, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी के बाद जो मैंने डिस्कस किया, सेंट्रल स्टेट की कल्पना क्यों करी? बताया। अरे हाँ, इसकी कल्पना क्यों करी? ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को बनाने के लिए। अरे हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने के लिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए। अरे क्लियर? अच्छा, अब मेरे पास मुझे लगता है कि समय बचा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लिखवाना है और भी सारी चीजें। मुझे लगता है कि सेपरेशन ऑफ फंक्शन और सेपरेशन ऑफ पावर का जो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है आज के लेक्चर में, मैं चाहता हूं कि मैं उसको लिखवाऊं। बोल कुछ मामले में तो सेपरेशन ऑफ पावर फेल हो जाता है, जैसे हम प्रेसिडेंट को ले लेते हैं, तो सर उनके साथ लिस्ट और वो जो पावर्स उनकी स्पेशल पावर है, वहां पे सर ये फेल हो जाता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने अपनी जो व्यवस्था अपनाई है, आर्टिकल, एक्चुअली मैं आर्टिकल जब मैं 14 पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 14 का ये एक्सेप्शन है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है तब तक उसको किसी भी न्यायपालिका में आपराधिक मामले के लिए पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 361 में ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमने अपनी व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाई। कहां से अपनाई? ब्रिटेन से। जहां ब्रिटेन एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को देख रहा था, वहां हमने रिपब्लिकन नेचर का कैरेक्टर अपना लिया। ब्रिटेन में राजा कभी गलती करेगा क्योंकि राजा है वो। हमारे देश में भी यही व्यवस्था हमने लागू कर दी, लेकिन वो गणराज्य के रूप में लागू करी। राष्ट्रपति जब अपने पद से हटेंगे तो क्या उनको कोर्ट में घसीटा नहीं जाएगा? घसीटा जाएगा। वहां चेक्स एंड बैलेंस है कि नहीं? आर्टिकल 14 जब मैं पढ़ाऊंगा, उस 14 के अंदर मैंने एक अपवाद में पढ़ाऊंगा, तब इसका यूज तुम्हारे सामने दोबारा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है कि तुमको समझ में आ गया होगा। अरे आ गया? दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, जरा मुझे समझ लीजिए 5 मिनट के लिए, क्योंकि फिर आयोडीन का नमक है, उड़ता उड़ता उड़ जाएगा। अरे हाँ, आज इतने दुखी क्यों? कॉन्सेप्ट की पहली क्लास हुई है तुम्हारी आज। अरे हाँ, आज भी बच्चों को लग रहा होगा खेरे बाप बाप। देखो, लड़ाई ऐसी होती है। अगर कोई बच्चा कहेगा कि हल्का हल्का पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, तो फिर बेटा ये बात याद रखो, बहुत कठिन है। एक एक सेंटेंस, एक एक नंबर से क्या इसमें दिक्कत है? देखो बड़ा सिंपल है। बताओ, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में एसओपी है? सेपरेशन ऑफ पावर है? नो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। इसके बीच में है? एसओपी होना चाहिए। क्लियर है ये तो पॉइंट? अरे हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, इसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर क्यों नहीं है? इनके और इनके बीच में कंफ्लिक्ट ना हो, डिस्प्यूट ना हो। ट्रम्प की कहानी याद है तुमको? अरे बोलो, याद है? अरे भैया, कांग्रेस ने, और वहां पर आपने देखा होगा कोई कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करते थे तो ट्रम्प साहब नहीं मानते थे उसको। अरे हाँ, अमेरिका एक ऐसा मॉडल है जहां पर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है अमेरिका में। लेकिन क्या हम अपनी व्यवस्था अपने देश के अंदर लागू कर सकते हैं? इसके पीछे का भी एक और कारण है कि हमने अमेरिकी व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया। जानना चाहोगे? अरे बोलो, जानना चाहोगे? तो इसका सीधा कारण यह था, अमेरिकी व्यवस्था को प्यारे बच्चों हम लोग ने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, स्टेबिलिटी रहे। हम चाहते थे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे भारत के अंदर। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो उत्तरदायित्व रहे हमेशा हमारे यहाँ। जैसे कि कार्यपालिका जो है विधायक के प्रति उत्तरदायी रहे,
अमेरिका में है क्या ऐसा? अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे तो वीटो कर सकते हैं और किसी भी कार्यों को जो उसका सेनेट और जो भी हाउस है वो अगर मना करे तो उसके कार्यों को रद्द करा जा सकता है। हमारा पीछे का एक्सपीरियंस देखो साहब, अंग्रेज शासन कर रहे थे देश के अंदर, तो हम स्टेबिलिटी को चुनते कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को चुनते? तो हमने किसको चुना बेटा? रेस्पॉन्सिबिलिटी को चुना, स्टेबिलिटी को नहीं चुना। अमेरिका क्या है? निश्चित समय के लिए शासन करेगा ही करेगा। अरे हाँ, हमारे यहां क्या है? आंसरेबिलिटी है। अब तुम कहोगे कि सर अमेरिकन प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकते हैं, टफ है बहुत, लेकिन निर्णय लेने में भी हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। जो भी निर्णय होंगे प्रधानमंत्री बार बार आकर के आंसर देते हैं कि नहीं देते? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75 में यही लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद और उसका मुखिया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कॉन्फिडेंस जब तक सरकार है तभी तक है, जब तक लोकसभा में उनका विश्वास है। तो बहुत ये टॉपिक जनरली हम लोग 5 क्लास के बाद पढ़ाते हैं। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था कि ये टॉपिक के पहले तो उन्होंने सारा बेसिस बना लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज का टॉपिक समझ में आया। कितने लोगों को समझ आया जरा मुझे बताओ? अरे समझ आया? अच्छा, सर से मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा मांग लूं? क्योंकि मैं चाहूंगा इसको लिखें आप कॉन्सेप्ट के रूप में अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सारी चीज। कल को तुम्हारे स्टेटमेंट में पेपर में आएगा स्टेटमेंट, तो जरा इसको मैं लिख लूं एक पॉइंट जरा। सत्ता को केंद्र और राज्य में क्यों बांटा? क्लियर है? अरे बताओ क्लियर है? ये भी क्लियर है? अरे बोलो हाँ। अच्छा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, यहां पर कौन सा है? क्या इसमें पृथकीकरण है? यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम फॉलो करते हैं। अरे कौन सी जुडिशरी? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो यहां पर एक्चुअली में कोई इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ट्रायंगल की थ्योरी जो आप मैंने पढ़ाई है, सेपरेशन ऑफ पावर और ये चेक्स एंड बैलेंस की, इसको हम लोग प्यार से संविधान की भाषा में कहते हैं द ट्रायंगल ऑफ पावर। द ट्रायंगल ऑफ, यहां तक कितने लोगों को क्लियर समझ में आया? मुझे जरा बताइए हाथ उठा के। सबको आ गया? शाबाश। जरा मुझे बताइए एक बार और, मैं दोबारा पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में है? नहीं। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में होना चाहिए? होना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? ये भी क्लियर? अरे बोलो क्लियर है? शाबाश। जरा लिखिए फिर पहला पॉइंट, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कमेंट पढ़ लूं मैं बच्चों का? बोर्ड चमक रहा है, एक बच्चा कह रहा है। ओके, जो बच्चा मुझे देख रहा है आज के लेक्चर को लेकर के, प्यारे बच्चे 77 लोग लाइव देख रहे हैं, मैं देख सकता हूं। और जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, अगर कोई डाउट आता है इसमें तो मेरा पेज है शेखर खन्ना सर, आप मुझे 24/7 उस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप तो मैं नहीं यूज करता, मेरा पेज है उस पर 24/7 आप मुझे मैसेज करके कोई सा भी डाउट आप पूछ सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन। सारे बच्चे जो भी हैं देख रहे हैं यहाँ पर, मेरा पेज है शेखर खन्ना सर। इससे संदर्भित या आगे आने वाली कोई भी क्लासेस में कोई सा भी डाउट आता है, 24 घंटे 7 दिन। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, लेकिन जितना समय मुझे देखने में लगेगा बेटा, उतने ही समय में आप लोग को आंसर करूंगा, घबराना नहीं एकदम। तो दोबारा मुझे बता दो 5 मिनट के लिए, दोबारा मेरे को बता दो, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हमने कहां से ली? आवाज है, कहां से ली? लोकसभा राज्यसभा। अरे हाँ, क्या हर राज्य में विधानसभा विधान परिषद है? हर राज्य में विधानसभा तो है, लेकिन क्या विधान परिषद है? नहीं है। याद रखने वाली बात है ना? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटका में वर्तमान में है खाली। अरे हाँ, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटका में। दोबारा बोल रहा हूं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटका। अरे हाँ, आंध्र प्रदेश में भी संसद ने साइन नहीं किया बेटा। 169 के थ्रू हमने उसको इनिशिएट करा दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को भी साइन करना है।
तो जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हम अपडेट मार देंगे, ठीक है। अभी साइन नहीं किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि सरकारों के रूप में विधान परिषद की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो संसद में अभी साइन होना बाकी है, ठीक है। अपडेट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बोल। नहीं, जम्मू कश्मीर अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश कर दिया। बोल। हाँ, पार्लियामेंट किसके प्रति उत्तरदायी है? पार्लियामेंट किसी के प्रति उत्तरदायी है? वो तो स्वयं में जरूर पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है कानून बनाने के लिए। पार्लियामेंट में आता कौन कौन है ये देखो, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। पार्लियामेंट की सीमा है। पार्लियामेंट की सीमा जिसे हम कह सकते हैं लिमिट है, वो लिमिट है बेसिक स्ट्रक्चर। एक केस हुआ था प्यारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा केस? जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की एक सीमा को तय कर दिया, पार्लियामेंट की एक सीमा को तय कर दिया और कहा संसद चाहे तो सब कुछ कर सकता है, किसी भी चीज को बदल सकता है, परंतु मूलभूत ढांचा नहीं बदल सकता। पर मूलभूत ढांचा है डिफाइन किया गया उसी केस में, यानी कि संसद को एक पार्क की बाउंड्री में बांध दिया गया है और उस पार्क के गेट में लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि अगर संसद चाहेगा उसको लांघना, क्या भारत के अंदर संसद ऐसा कोई नियम बना सकता है क्या, जैसे कि केवल लड़कों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को ना पढ़ाया जाए? ऐसा कोई नियम बना सकता है क्या? क्या ऐसा कोई नियम बना सकता है क्या कि आने वाली सरकारें सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करें? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ये भी लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में। तो ये सारी बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोई कमेंट पढ़ना चाह रहा हूं मैं, कोई कमेंट तो नहीं आ रहा बेटा? कोई कमेंट नहीं आ रहा। अच्छा एक सेकेंड, हाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर बोर्ड शाइन कर रहा है। घबराइए नहीं, अभी ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अभी आज ये लगा है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक चीजें होती है। ये वाला लाइट बंद करो बेटा एक बार, इसीलिए उस पे आ रहा है। ये वाला लाइट बंद। दोबारा समझो, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और कौन सा? न्यायपालिका। क्लियर है? सबसे पहला मैम 15 मिनट और दे दीजिए मुझे, 15 मिनट। पहला पॉइंट विधायिका, हेडिंग लिखिए विधायिका। 12:30 है, ओके। मुझे लगा कि 12 बजे तक। चलो फिर अभी समय है तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। हम लोग क्या है ना कि हम लोग थोड़े ऐसे ही लोग हैं, एक्स्ट्रा समय लेने की आदत हो गई। नारियल पानी जैसे कभी गोलगप्पा खाने गए हैं आप लोग, बनारस के लोग गोलगप्पा लेते हैं तो एक्स्ट्रा पानी मांग लेते हैं। अरे हाँ, मौजिया लोग हैं ना हम लोग। मेरी सारी बकवास भूल जाइए। अभी ये बोर्ड पे तो दिख रहा है, अभी मैं पीपीटी लाऊंगा तो क्वेश्चन भी इसी के साथ करा दूंगा और मजा आएगा। अरे हाँ, मुझे पता नहीं था कि ये बोर्ड आ गया। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, ऑनलाइन में अभी वो और थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव होगी। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा विलेज एरियाज में चल रहा है, तो इंटरनेट कनेक्शन और अच्छा आएगा और मजा आएगा। मुझे 5-6 दिन का टाइम दे दो बस, ठीक है? अरे क्लियर है? चलो यहां तक लिखो। सबसे पहला पॉइंट विधायिका, लेजिस्लेचर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं और पहला पॉइंट लिखे विधायिका, विधायिका, विधायिका। विधायिका इंग्लिश वाले, इट डील्स विद द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज, इट डील्स विद द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज। विधि को बनाने वाला अंग है ये, विधि को बनाने वाला अंग है ये इनैक्टमेंट ऑफ लॉज। इनैक्टमेंट का मतलब ENACTMENT, विधि को बनाने वाला अंग है ये, विधि को बनाने वाला अंग है ये। विधि को बनाने वाला अंग है ये, इट डील्स विद द इनैक्टमेंट ऑफ लॉज। भारत के अंदर एकदम कन्फाइंड रूप से, एकदम सफिशिएंट रूप से, इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। भारत के अंदर हमने द्विसदनी व्यवस्था प्रणाली अपनाई है। इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। भारत के अंदर हमने द्विसदनी व्यवस्था प्रणाली अपनाई है। कहां से भाई? ब्रिटेन से। आवाज नहीं आ रही, कहां से? ब्रिटेन से। एकदम आवाज नहीं आ रही, कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। द्विसदनी व्यवस्था प्रणाली अपनाई है।
ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स ऊपर लिखना चाहो ऊपर लिख लो। ब्रिटेन में है क्या, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स है, ठीक है। भारत के अंदर क्या है, दूसरी प्रणाली, जहां एक तरफ केंद्र में लोकसभा राज्यसभा सदन है विधायिका के, जहां केंद्र में लोकसभा राज्यसभा सदन है केंद्र में। इंडिया इन सेंटर वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। इन इंडिया वी हैव लोकसभा राज्यसभा in center, whereas in state we have legislative assembly, legislative council, legislative assembly and legislative council। दूसरी तरफ जहां राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, दूसरी तरफ जहां राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, केंद्र में जहां लोकसभा राज्यसभा है, राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है। और देखिए कोई कमेंट बचेगा, हाँ विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। हाँ बोलो। सर विधान परिषद का सर कोई पावर नहीं है सर, इसको बनाने की सर आवश्यकता क्यों है? चेक्स एंड बैलेंस के लिए। बड़े राज्य होते हैं ना तो उसमें नियम में अच्छे अच्छे लोग, होता क्या है ना बेटा, विधान परिषद में जो लोग चयन करके जाते हैं बहुत प्रोफाउंड बैकग्राउंड से लोग जाते हैं। आप देखिए शिक्षक उसमें वोट करते हैं, ग्रेजुएट वोट करते हैं, अरे बोलो हाँ। तो बेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं है कि कोई खराब अंग है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सबसे जरूरी बात यह है कि विधान परिषद हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि एक अच्छा बुद्धिजीवी तबका जो नीतिगत तरीके से चुन करके जा रहा है। अभी ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर ग्रेजुएट किसी को चुन रहा है और अगर कोई टीचर किसी को चुन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस रिलेटिवली ज्यादा होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बुद्धिजीवी लोगों को चुन करके भेजता है। इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में बुद्धिजीवी लोग नहीं, बहुत सारे हैं। उसको एबॉलिश किया जाता है। हाँ, इसको एबॉलिश कर सकते हैं आर्टिकल 160। पावर नहीं है लेकिन एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, बेटर पॉलिसी सजेस्ट करने के लिए। क्योंकि राज्यों के अंदर एक प्रकार से एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ता है बेटा, बोझ पड़ता है ना। बड़े राज्य कहते हैं कि फालतू में सैलरी देना पड़ रहा है ना। लेकिन जो राज्य समझते हैं, जैसे नवीन बाबू उड़ीसा में, नवीन पटनायक को लगता है कि विधान परिषद होना चाहिए। पिछली बार नवीन पटनायक ने इसके लिए रिजोल्यूशन भी पास किया था। क्यों? क्योंकि विधान परिषद पॉलिसी मैटर पे सजेशन भेजते हैं और वो पॉलिसी मैटर, क्योंकि होता क्या है ना कि विधानसभा में किसी एक की सरकार आ गई, विधान परिषद तो भैया सरकार तो चुनता नहीं है। अरे हाँ, एक लाइन मेरे पीछे बोलोगे सारे बच्चे, सरकार बनती है सरकार गिरती है केंद्र में, कहां पर? तो किसके बहुमत पर? आवाज दे रही, किसके बहुमत पर? बेटे राज्य में वैसे कहां होता है? ये बहुत बेसिक सी बात है, हालांकि तुम सबको पता होगा क्योंकि यूपी के खून में ही ये बातें हैं। चाचा विधायक है हमारे, अरे बोलते हैं ना, तो चाचा जब विधायक हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है ये विधानसभा है, विधान परिषद में जो बैठते हैं विधायक ही होते हैं। अरे हाँ, लोकसभा राज्यसभा में सांसद बैठते हैं। सर राज्यसभा भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ही होते हैं ना, ये कहना गलत होगा कि सही होगा? राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द एस्पिरेशन ऑफ स्टेट्स, करेक्ट, Yes. एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों इस स्टेटमेंट इसलिए सही होगा ना क्योंकि राज्यसभा का अगर इलेक्शन देखोगे ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है और वहां पर राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, विधान मतलब एमएलए जो होते हैं, वो राज्यसभा में भेजते हैं अपने सदस्यों को चुन करके। तो बिल्कुल सही है, ऐसा कहना सही होगा। अभी ये खेल है एक्चुअली, ये 3.5 घंटे का टॉपिक है। अभी फर्स्ट पार्ट कराया है, खाली बेसिक इंट्रो। घबराते क्यों? हम लोग है ना यहाँ पर। हाँ बोल। राज्यसभा मेंबर का सर कार्यकाल 6 वर्ष क्यों होता है? राज्यसभा मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो आरपी एक्ट 1951 से होता है। संविधान में ये लिखा गया है कि हर 2 साल पर 1/3 लोग रिटायर होंगे, समझे? उसका भी कारण है क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ बेटा हर 2 साल पर 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। एक डिस्प्यूट हुआ था बीच में इलेक्शन को लेकर के, हम बताएंगे उसके वजह से ऐसा होता है। तो आरपी एक्ट 1951 में इसको लिखा गया है कि हर 6 साल में जो होगा उसका कार्यकाल 6 साल होगा, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा, आरपी एक्ट में डिफाइन किया गया।
संविधान में क्या लिखा गया है? हर 2 साल पर 1/3 लोग रिटायर होंगे। अरे बात समझ आई? चलिए, यहां तक कितने लोगों को समझ आया बेटा? बहुत बेसिक सी बात है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मेरा, तुमको जानते हो मेरा आईडी है, उस पे 24 घंटे 7 दिन। अब ऐसा भी नहीं सर आप क्या खाते हैं, ऐसा क्वेश्चन मत पूछना भाई कि आप सर क्या खाते हैं, इतना तेज बोलते हैं। बच्चा ऐसा होता है ना कि बच्चा कहते हैं सर मैं सो रहा हूं, ऐसे मैसेज बिल्कुल मत भेजना। सर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं, तबीयत मेरी खराब हो गई, 3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, तो हम कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ जाकर, मेरे को क्यों मैसेज कर? मेरे को क्वेश्चन अगर जेन्युइन होगा तो ही भेजना भैया। 5,000 4,000 बच्चे जुड़े हुए हैं उस पर, वो मैसेज करते हैं अपनी डाउट पूछने के लिए। अरे हाँ, तो इस वजह से आप वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक इसको बना लिया डायग्राम? अभी नहीं, पहले एक पॉइंट लिखो, लेजिस्लेचर लिखा? अरे हाँ, दूसरा पॉइंट है जहां राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों है ना? हाँ, विधानसभा विधान परिषद। बहुत ब्रीफ में लिखवा रहा हूं बेटा, और बहुत ब्रीफ में तुम्हारे लिए बहुत काम की चीजें प्रीलिम्स के लिए, ये सारी चीजें। अब नीचे लिखो एक लाइन, अब एक लाइन नीचे लिखो। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, बट we do not have legislative council in every state. हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। We do not have legislative council in every state. हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। We do not have legislative council in every state. लिखा? Only, केवल और केवल वर्तमान में 6 राज्यों में है, वर्तमान में, but only 6 states as of now have, 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। इधर देखो, कभी भूलेगा नहीं ये पॉइंट। तू भी एमए कर, याद रखोगे? तू भी एमए कर, एमए करते हो, बीए करते हो ना, ये प्रीलिम्स के लिए काफी हैंडी हो जाता है। ऐसी चीजें जो होती है ना, हैंडी जाती है। तू भी एमए कर। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग इस तरीके से ऑर्डिनेट रूप से याद करते थे चीजों को। तू भी एमए कर। टी से तुम्हारा है तेलंगाना, टी से क्या है? आवाज नहीं आ रही, खाना वाना नहीं खाया? टी से क्या है? यू से, बी से, एम से, ए से, और कर से। पिछले साल जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को अबॉलिश कर दिया, जब आर्टिकल 370 के अंदर बदलाव किया था हमारी सरकार ने। अरे हाँ, पहला पढ़ लीजिए। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक। आंध्र और कर्नाटक। तेरह मिनट में लिंक बताइए सर। लिखा? अरे लिखा? अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाल ही में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को नष्ट किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को नष्ट किया गया। लेटली या लास्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर had been abolished. ये आर्टिकल 169 के थ्रू अबॉलिश किया जाता है, लेकिन उसमें परिस्थिति कुछ और थी, हम बताएंगे आप लोग को इसके बारे में। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विधान परिषद को नष्ट किया गया, had been abolished। सारे लिखते रहो भैया। जो बच्चा क्लास में नहीं उपस्थित हो पाया है, जो बच्चे हमारे क्लास में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, खास करके जो बच्चे विद्यार्थी फेसबुक पे देख रहे हैं, वो बच्चे मेरी बातों को भले ही बोर्ड पे क्लियर अपने तरीके से नहीं देख पाते, और मेरी बातों से लिखा करिए नोट्स में। आप लोग, आपसे निवेदन है, ये नोट्स एक बार पढ़ोगे तो तुम्हारे पास पूरी किताबों का एक सार मिल जाएगा बेटा, और तुमको बहुत फायदा होगा बच्चे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर में अबॉलिश किया गया, वो तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। प्राइमरली मुख्य तौर पर लोकसभा जहां जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोकसभा और विधानसभा, प्राइमरली
लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा चुनी जाती है। मुख्य तौर पर लोकसभा और विधानसभा जहां सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है, प्राइमरली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा मत लिख देना। हाँ, लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से on that basis the government in the center and state is formed, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य में सरकारें चुनी जाती हैं। अंडरलाइन कर दो इस लाइन, केंद्र और राज्य में सरकारें चुनी जाती है। बहुत बेसिक सा है बेटा, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक से चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। राज्यसभा और विधान परिषद प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए सदन नहीं है। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल are not directly elected house, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए सदन नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषद प्रत्यक्ष रूप से, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। बट एक लाइन लिख दो ब्रैकेट में, प्रीलिम्स के लिए पूछ सकता है तुमसे। परंतु जहां एक तरफ राज्यसभा but however where Rajya represents the collective aspiration of the states, जहां एक तरफ राज्यसभा राज्यों की आकांक्षाओं को विनिर्दिष्ट करता है, रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव एस्पिरेशन ऑफ द स्टेट, विनिर्दिष्ट करता है। इसके साथ ही बनाई गई विधियों पर सलाह सुझाव एवं संशोधन व्यक्त करता है। सलाह सुझाव एवं संशोधन व्यक्त करता है। इंग्लिश में represent the collective aspiration of the state and also suggest amendments, suggest alternative policies, alternative policies and tame the hefty legislations, tame मतलब रोकना, and tame the hefty legislations, hefty मतलब जल्दबाजी में बनाई गई विधियां, hefty legislations of लोकसभा, जल्दबाजी में बनाई गई विधियां, hefty legislations of लोकसभा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अंडरलाइन कर देना इस लाइन को। हाँ ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद चूंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है,
However, legislative council is not so powerful, but not so powerful but an important house which suggest alternative policies. परंतु वह एक जरूरी अंग है जो नीतियों के रूप में कानून को लेकर के सुझाव देता है, कानून को लेकर के सुझाव देता है। अभी आपको मालूम पड़ेगा जब आप राज्य विधायिका पढ़ेंगे ना करीब 10 लेक्चर के बाद, तो आपको मालूम पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास एकदम पावर नहीं है। विधानसभा ने अगर खारिज कर दिया तो इसका जो विधेयक होगा विधान परिषद का वो नष्ट हो जाएगा। अरे हाँ, तो इस वजह से ये लाइन लिखवा रहा हूं। क्या लाइन लिखवाई मैंने? शाली नहीं है, परंतु नीतियों को लेकर के सुझाव देता है कानून के रूप में। अरे हाँ, अच्छा, अब नीचे एक लाइन लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। कार्यपालिका। कार्यपालिका पहला लाइन, एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति सीधा उत्तरदायी है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति सीधे उत्तरदायी है। विधायिका के प्रति सीधे उत्तरदायी है। 111 लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए, हाँ, विधायिका के प्रति सीधे उत्तरदायी है। एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। अंडरलाइन कर दो इस लाइन को भैया, रिपीट की हुई लाइन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। जहां केंद्र में कार्यवाही प्रमुख, जहां केंद्र में कार्यवाही प्रमुख where the executive head of the state in the center of India is president, but in the states what we have is governor, but राज्यों में हमारे राज्यपाल, जहां केंद्र में कार्यवाही प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। हाँ, राज्य में राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, अब एक लाइन और लिख दो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट द रियल पावर इज नॉट एंजॉयड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, परंतु वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के हाथ में निहित नहीं है। परंतु वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के हाथ में निहित नहीं है। लेकिन हालांकि हम इसके लिए अलग भाषा यूज करते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है वो रबड़ स्टैंप है। अरे कौन सा स्टैंप है? रबड़ स्टैंप। वास्तविकता में वो आपने बंधन मूवी देखी होगी। अरे देखिए, उस मूवी में एक डायलॉग है, जो जीजा जी कहेंगे वही हम करेंगे। अरे डायलॉग जानते हो? तो इसको ऐसे नहीं समझो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो मंत्री परिषद कहेंगे वही राष्ट्रपति करेगा। और इसकी बड़ी लंबी कहानी है इंदिरा गांधी के टाइम की, और बहुत मजेदार कहानी है कि एक्चुअली में हो क्या रहा था कि नेहरू जी के बीच में और उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में बड़ा विवाद था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि राजेंद्र प्रसाद जी कभी कभी किसी मामले को लेकर नाराज हो जाते थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी के सामने एक चिट्ठी लिख करके भेजते थे कि देखो ऐसा है, ये हमारा अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी का जवाब में नेहरू जी भी लिख करके देते थे कि देखिए हमारे पास महाभियोग की शक्ति भी, हम आपको हटा भी सकते हैं। ये विवाद जो था राष्ट्रपति और सरकारों के बीच में, ये विवाद दूर किया इंदिरा गांधी जी ने एक प्यारा सा संशोधन करके। ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पर आपातकाल लगाया गया उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद खान साहब
अपने बाथटब में आराम कर रहे थे, बाथटब में सो रहे थे, और इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। बाद में वही इंदिरा गांधी जी एक संशोधन लेकर के आती हैं जिसको द ग्रेट 42nd अमेंडमेंट 1976 कहते हैं। वो करता क्या है कि जो मंत्रिपरिषद कहेगा राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट 42वां संशोधन से हुआ। तो इसलिए हमने जो लाइन लिखवाई है वो बड़ी एकदम क्लियर है कि राष्ट्रपति हमारे देश में कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, नॉमिनल हेड है वो, नॉमिनल हेड। अरे हाँ, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद और उसके मुखिया प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइए जरा ईमानदारी से। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, ये आत्मा में बसना चाहिए। अगर इसमें अंदर घुस जाओगे ना, इससे फेवरेट सब्जेक्ट तुमको कोई लगेगा ही नहीं। चैलेंज करता हूं मैं, क्योंकि देश हमारे खून में, यूपी बिहार के लोगों की शासन। अरे हाँ, अरे है कि नहीं? जो भी देश का प्रधानमंत्री हुआ है यूपी के रास्ते से जरूर जाना पड़ा है उसको। अरे हाँ, कोई भी हो, खून हमारा ऐसा है। और इससे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट आपका कोई होगा भी नहीं। अभी तो शुरू किया है साहब, मार्क माय वर्ड्स। अरे हाँ, एक लाइन और लिख दो ऐसी बात है। देखो, ये 4-5 किताबों को मिक्स करके एक छोटी सी कुंजी है तुम्हारे एग्जाम भर के लिए, लेकिन इतनी जरूरी है ना। यहां तो दिल्ली में आते हैं तो नोट्स वोट जो होते हैं ना, ये सब क्रैश कोर्स के बहुत मार्केट में बिकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसको लिखते रहिएगा बेटा, और जो बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, शाबाश। एक लाइन और लिख दो यार इसी बात पर, एक लाइन और लिखो। हाँ, वास्तविक शक्ति परंतु मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्रियों के हाथ, और मुख्यमंत्री के हाथ में है। वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री केंद्र में, और मंत्री परिषद मुख्यमंत्री राज्य में, उनके हाथ में निहित है। The real executive power therefore are in the hands of Council of Ministers. The real executive power therefore are in the hands of Council of Ministers. वास्तविक कार्यवाही शक्ति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के हाथ में निहित है। सोमा यादव का कमेंट आया है कि सर बोर्ड की ब्राइटनेस कम करिए। मैं समझ रहा हूं बेटा, ये थोड़ा सा मुझे खुद ही सिस्टम को अभी समझने में टाइम लगेगा। अभी आज ही लगा है, आज ही चालू हुआ है, 2-3 दिन का समय दे दीजिए। और मुझे, मैं हर बार आता हूँ, तुम सब भी सोचते हो ना कितना झूठे वादे करके जाते हैं। हर बार आता हूँ, कहता हूँ कि सर इसकी ब्राइटनेस कम होगी। आज हो जाएगी, घबराइए में आज हो जाएगी। परंतु मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सत्ता का पृथकीकरण सिद्धांत नहीं लागू होता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सत्ता का पृथकीकरण सिद्धांत नहीं लागू होता है। There is no clear separation of power between executive and legislature. There is no clear separation of power between executive and legislature. However, there is clear separation of power between executive and judiciary. परंतु सत्ता का क्लियर पृथकीकरण है, स्पष्ट पृथकीकरण है। सत्ता का स्पष्ट पृथकीकरण है किसके बीच में भैया? न्यायपालिका, आवाज नहीं आ रही। न्यायपालिका और कार्यपालिका। सबको आ गया? अरे सबको आ गया? आवाज तो नहीं आ रही भाई। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सत्ता का स्पष्ट पृथकीकरण नहीं है। There is no clear separation of power between legislature and executive. However, परंतु सत्ता का पृथकीकरण है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में स्पष्ट रूप से। There is clear separation of power between executive and judiciary. ठीक है?
इंट्रोडक्शन है ना खाली ये तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। न्यायपालिका। वास्तविकता में संगठित न्यायपालिका का सिस्टम अवधारणा हम मानते हैं। वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। वास्तविकता में संगठित न्यायपालिका का सिद्धांत हम मानते हैं, मतलब केंद्र राज्य का व्यवस्था नहीं है वहां पर। साधारण आदमी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मौलिक अधिकार का हनन हुआ, अनुच्छेद 32 की घंटी बजाएगा, पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पढ़ाएंगे अभी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। संगठित न्यायपालिका का सिद्धांत हम मानते हैं, ठीक है। वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जुडिशरी के अंदर लिखना है ये। अरे हाँ, अब नीचे लिखो। न्यायपालिका क्रिकेट के खेल का वह अंपायर है। न्यायपालिका क्रिकेट के खेल का वह अंपायर है। He is just like an umpire of a cricket game. He is just like an umpire of a cricket game. ठीक है, he is just like an umpire of a cricket game, which ensures that all the players, जो सुनिश्चित करता है सारे अंग, जो सुनिश्चित करता है कि सारे अंग संविधान की आशा और आकांक्षाओं के साथ चले। Just like an umpire of a cricket game, which ensures that all the organs play in the latter and spirit of the Constitution. Latter and spirit of the Constitution. संविधान की आशा और आकांक्षाओं के साथ चले। ठीक है, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आशा और आकांक्षाओं के साथ चले। अरे लिखा? आवाज तो आ नहीं रही, लिखा? यदि ऐसा कोई कानून बना या ऐसा कोई कृत्य हुआ, यदि ऐसा कोई कानून बना या ऐसा कोई कृत्य हुआ, if a law has been made which is not in the ideal spirit of basic structure, underline करिए basic structure, which is not in the ideal spirit of basic structure, यदि ऐसा कोई कानून बना जो मूलभूत सिद्धांत के ढांचे के विरोध में हो, मूलभूत सिद्धांत के ढांचे के विरोध में हो, वह कानून उच्चतम न्यायालय खारिज कर सकता है। वह कानून उच्चतम न्यायालय खारिज कर सकता है। Any law which has been made which is not in the letter and spirit of our basic structure, ये लिखा है ना, shall be declared null and void. null मतलब जीरो, null and void खारिज कर सकता है। कौन खारिज कर सकता है बेटा? आए है, शाबाश। shall be declared null and void by the judiciary। अरे लिखा? अंडरलाइन कर दो यार, लिखा? अच्छा, अब लिख दो यार बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरलाइन कर दो, मूलभूत ढांचे को अंडरलाइन कर दो। इसका कहानी बात की है केशवानंद भारती वाली। अच्छा रुको, भारतीय व्यवस्था में हाँ कोई क्वेश्चन? हाँ जी, स्टेट लॉज को खारिज कर सकते। स्टेट लॉज अगर मान लीजिए कोई कैसी स्टेट के अंदर है ना, तो स्टेट लॉ अगर ऐसी कोई बनाई गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दिया था, एसआर बोम्बे जजमेंट, वो जजमेंट बड़ा पॉपुलर है बेसिकली इमरजेंसी को लेकर के, स्टेट इमरजेंसी को लेकर के, जहां पर एसआर बोम्बे जजमेंट में बताया कि लॉ एंड ऑर्डर का ग्राउंड जो होता है वो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता।
एसआर बोम्बई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। लेकिन उसी जजमेंट में जो बच्चे नहीं समझते, वो उसी जजमेंट में एक बात और कही थी कि स्टेट हैज आल्सो द अथॉरिटी टू चेक द लॉज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट हाई कोर्ट्स। तो उसी जजमेंट में ये बात कही है बेटा कि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कि राज्यों के बनाए गए कानून की अवधारणा को चेक करें। हाँ बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मूलभूत जो ढांचा है वो हम लोग के संविधान में कहीं वर्णित है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हाँ सुप्रीम कोर्ट के डॉक्ट्रिन में है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे का। क्वेश्चन सुनिए कि क्या ये मूलभूत ढांचा संविधान में कहीं लिखा है? नहीं, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, वर्णित नहीं बेटा कहीं। शाबाश, देखा, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, लिखा? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। भारतीय संविधान की अवधारणा में, भारतीय व्यवस्था लिखा है वही, भारतीय व्यवस्था या भारतीय संविधान की अवधारणा में सत्ता का पृथकीकरण से ज्यादा, सत्ता के पृथकीकरण से ज्यादा निगरानी एवं संतुलन पर बल दिया गया है। 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 Instead of separation of power, we have primarily focused more on theory of checks and balances. Primarily focused more on theory of checks and balances. Primarily focused more on theory of checks and balances. Theory of checks and balances. Between the organs, संविधान के अंगों के बीच में, संविधान के अंगों के बीच में, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, संविधान के अंगों के बीच में, जहां एक अंग, वेयर वन ऑर्गन, जहां एक अंग दूसरे अंग के बीच में सत्ता के पक्ष में निगरानी भी रखे और संतुलन भी बना के रखे। सत्ता के पक्ष में निगरानी भी रखे और संतुलन भी बना के रखे। सत्ता के पक्ष में निगरानी भी रखे और संतुलन भी बना के रखता है। Where one organ exercises some control over the other organ. Where one organ exercises some control over the other organ. Very very important एग्जाम के लिए। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के बीच में निगरानी भी रखता है, संतुलन बना के रखता है। एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर अदर ऑर्गन। लिखा? अरे लिखा? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। भाई चेहरा मेरा देखने के लिए नहीं ना आए हो? हाँ, क्वेश्चन पूछना है तो पूछो फटाफट। अरे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, समझ में आ गया क्या? पक्का? छोटी गंगा बोल के नाले में नहीं ना कुदा दिए? पक्का समझ में आ रहा है? कसम से? अच्छा, तो चलो बताओ एक बात, क्या राष्ट्रपति के पास भारत के अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं क्या? हाँ, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो। शाबाश भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या विधानसभा विधान परिषद हर राज्य में है? कितने राज्यों में? हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, विधायिका कार्यपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है? अरे ये भी आता है। और कार्यपालिका न्यायपालिका में? अरे भाई, कौन पढ़ा रहा है पॉलिटिक्स तुमको? बताया नहीं, तुम सब शेखर सर से पढ़ रहे। हम लोग बदनाम इसीलिए। चलो आगे चलो, और आगे चले भैया। डर और तो नहीं लग रहा है? अरे कौन सी क्लास है? मेरी दूसरी क्लास है ना। कौन सी क्लास है? अरे 5 क्लास दो। कितना क्लास? 5। मोहब्बत ना करा दिए तो फिर मोहब्बत करने वालों को भूल जाओ। ठीक है, ये वादा है मेरा। अभी तो शुरू किया है साहब, है ना? अभी शुरू किया है। बहुत सार था जिसको कहा जाए। आपको देख करके लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट चीज। अरे हाँ, कल को तुम जब पढ़ोगे राष्ट्रपति तो तुमको ये मालूम पड़ जाएगा कि वो कार्यपालिका का भाग है। सर क्या राष्ट्रपति कभी ताकतवर हो सकता है? कोई ऐसा तो है, पूरी पावर उसके पास है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो, हालांकि वो भी
जब हम 356 पढ़ाए हैं। वो राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों में से एक शक्तियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोजमर्रा के जीवन में राष्ट्रपति हमारे यहाँ पावर है उसके पास। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की। वास्तविकता में संविधान की सुरक्षा और संरक्षण की शपथ जो खा रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, वास्तविकता में है बड़ी गहरी शपथ। अब कल को कोई तुमसे पूछे कि मान लीजिए कि सरकार गिरने का समय आ गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो रहा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो या लोकसभा को प्रोरोग कर दो, सत्रावसान घोषित कर दो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे वहां पर। तो कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती है जो बड़ी गहरी है। जैसे कि बिहार में ऐसा हुआ था एक बार, जहां आपके राज्यपाल को कहा गया कि सत्रावसान घोषित कर दीजिए, राज्यपाल ने मना कर दिया था कि नहीं करेंगे। बिहार में ऐसा हुआ था, सरकार गिरने वाली थी उनकी, है ना। तो ऐसा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मालूम पड़ेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भैया, वास्तविकता में निगरानी संतुलन बहुत बड़ी चीज है। हर एक अंग दूसरे अंग के ऊपर निगरानी रख रहा है और संतुलन रख रहा है। यही तो देखे हो इस पिक्चर में। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ उठाइए जरा मुझे ईमानदारी से। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन पूछते। हाँ, कौन बना रही है लॉ? वो विधायिका सर कानून बना रहा है सर। ठीक ठीक। जनता के सही नहीं और उससे सर वो अनुसूची 9 में डाल देते हैं सर, तो जुडिशरी को भी कैसे होगी? आयर कोहेलो केस है इसके लिए 2007 में। अब हो सकता है, पहले ऐसा नहीं था। आयर कोहेलो केस है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है ना। आयर कोहेलो केस में ऐसा लिखा गया है कि 9वीं अनुसूची में डालेंगे तो उसका भी रिव्यू कर सकते हैं। अब ये 2007 के बाद से ऐसा हो गया और इसके लिए डेट निर्धारित करी गई है बेटा, 24 अप्रैल 1973, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे होता है, उसी दिन केशवानंद भारती का निर्णय आया था। और उसमें यह कहा गया है बेटा कि 24 अप्रैल के पहले वाले जितने भी कानून होंगे वो प्रवृत्ति है न्यायपालिका के, उसके बाद के मतलब उसके पहले की प्रवृत्ति नहीं है, उसके बाद की प्रवृत्ति है, यानी कि न्याय किया जा सकता है। मुझे लगता है तुमको समझ में आ गया होगा। 2007 के बाद अभी अनुसूची नहीं ना पढ़ी है? नहीं, मुझे लगा पढ़ लिया है, ये सब टॉपिक बाद का है। चलो कोई नहीं, अभी पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति तीनों जनाब सुप्रीम कमांडर होते हैं तो फिलहाल शक्तिशाली नहीं होता। वही हमने कहा ना, जो जिया जी कहेंगे वही हम करेंगे। वो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करते हैं। पॉकेट वीटो एक ही बार इस्तेमाल किया गया, वो भी राष्ट्रपति की गरिमा स्वरूप ज्ञानी जैल सिंह ने। हाँ बोलो सर, इमरजेंसी के दौरान भी मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी। किस कौन सी इमरजेंसी के दौरान? किसी भी इमरजेंसी के साथ, आप खास करके इमरजेंसी तो 352 वाली लगी नहीं सकती कैबिनेट की सिफारिश के बिना। तो हम बताएंगे ये सब सारी चीजें। अभी मन में होगा क्या ना कि अभी इतनी सी चीजें पढ़ लिए हैं, मन में बड़ा कौतूहल सा आएगा। कौतूहल क्यों आएगा कि राष्ट्रपति पूछ ले। हाँ, ये बात पक्का है कि एक बार टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना तो फिर ये समझ जाओगे कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है आपका ये। हाँ बोलो, और कोई पूछो यार, कोई सवाल नहीं है? शर्मा तो नहीं रहे कोई? पूछा करो यार, सवाल पूछा करो। देखिए ऑनलाइन बच्चा कोई पूछ रहा है क्या? है नहीं पूछ रहा है। ऑनलाइन बच्चों का मैसेज मुझे बड़ा लेट मिल रहा है, 15 मिनट के बाद देखने को मिल रहा है। सिस्टम थोड़ा ऐसा है ना, घबराइए मत। हम पढ़ करके आप लोग मेरा पेज पता है ना, उस पर क्वेश्चन डालते रहा करो, ठीक है ना भाई? खाली आदमी की देखिए ना बनारस। जब तक मैं वाराणसी में हूँ, जब तक मैं नहीं जा रहा हूँ, जब तक वहां क्लासेस शुरू नहीं हो रही है, तब तक आप क्वेश्चन पूछते रहा करो फटाफट। अरे हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अंडरलाइन करो एक लाइन। जुडिशरी का हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा सेल्फ गवर्नेंस के बारे में जरा देख लो, लिख लो। स्वराजित शासन, स्थानीय निकायों की गठन, स्थानीय निकायों का गठन ब्रैकेट में। तीसरा स्थानीय निकाय, फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अच्छा एक बात मेरे को बताओगे, एक बात मुझे बताओ, इनके और इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किया गया है? ताकि इनके बीच में क्या ना हो, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो यहां इसी डायग्राम को पहले बना लो, है ना, और यहां लिख लो डिस्प्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो।
इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, डायग्राम भी बना लो, है ना। अच्छा स्थानीय निकाय को हेडिंग डाल दियो क्या? यस सर। उसको काट दो और ये डायग्राम बना दो। ये जो डायग्राम बनाए ना, ये बहुत जरूरी डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना दो ये वाला। ठीक है, ओके, अरे ओके, अब नीचे आ जाओ। एकदम साफ साफ, सत्ता का प्रतिकीकरण नहीं है, ये पता है, ताकि डिस्प्यूट ना हो, है ना। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ये क्लियर है। अच्छा, इसमें से लोकसभा और राज्यसभा में जनता के द्वारा चुना गया कौन सदन है? शाबाश। और विधानसभा विधान परिषद में? हाय हाय, शाबाश, ठीक है ना। केंद्र राज्य, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य, केंद्र और राज्य की अवधारणा क्यों हुई? कभी केंद्र की शक्तियों पर राज्य अंकुश लगाए, राज्य की शक्तियों पर, हाय हाय, शाबाश, बहुत बढ़िया। डिस्प्यूट ना इसलिए और दूसरा ये तो सकता है कि दोनों जगह एक ही लोग बैठना है, लेजिस्लेचर में भी एमपी ही और एग्जीक्यूटिव में भी एमपी ही जा रहे हैं, ये कारण बाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने सिस्टम को जो पहले बनाया ना, सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो सेंटर और स्टेट की अवधारणा इन सारे सिस्टम से पहले की हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 का पहाड़ा जब तुमने याद किया, तब 6 का पहाड़ा तुम याद करे होगे। तो इट इज नॉट अदर वे राउंड, इट इज दैट वे। हम अप से डाउन नहीं चल रहे, डाउन टू अप चल रहे, नीचे से ऊपर चल रहे हैं ना। सर एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेट का रोल कौन होगा? ब्यूरोक्रेट इसी एग्जीक्यूटिव वाले के पार्ट में आएंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंडर, वो आप जानते हैं। जैसे कि इसी एग्जीक्यूटिव की श्रेणी बहुत लंबी है, इसमें महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सारे एग्जीक्यूटिव आते रहे। क्लियर? तुम सब इसी कार्यपालिका का भाग रहोगे, और तुमको तो भैया अपनी अकाउंटेबिलिटी पहले राजनेताओं को दिखानी पड़ेगी ना। तुम आईएएस बनोगे तो विधायक जी को नाराज थोड़े कर सकते हो, अरे हाँ। लेकिन हाँ, ये बात समझ लो कि सरकारों की सत्ता कुछ समय के लिए होती है, आपकी सत्ता परमानेंट होती है। जिस समय कंधे पर सितारा लगता है ना, उसकी बात ही अलग है, ठीक है, बात ही अलग है उसकी। ठीक है, अरे ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। स्थानीय निकाय का क्या लिखवाया था हेडिंग? स्थानीय निकाय को करना। फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नेंस, पहला पॉइंट, टू इंश्योर प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? जहां सत्ता केंद्र और राज्य में रहे, विकेंद्री रहे, केंद्रीकरण है ना। केंद्रीकरण मतलब रखना, विकेंद्रीकरण मतलब बांटना। अरे हाँ, ब्लॉक, ग्राम, हर लेवल पे बांटा गया कि नहीं बांटा गया? बिल्कुल सही, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, टू एस्टैब्लिश ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने के लिए।
To establish grassroots level democracy. To establish grassroots level democracy. सत्ता की विकेंद्रीकरण के लिए। अच्छा एक लाइन एडिशनल लिखवा रहा हूं, बाकी तो मैं आर्टिकल वार्टिकल सारा याद कराऊंगा गाने पर, एकदम कहानी है एकदम सिर्फ एक लाइन इसी के लिए मैं एक चीज लिखवा रहा हूं। टू फुलफिल द एस्पिरेशन, टू फुलफिल द गांधीयन एस्पिरेशन अंडर आर्टिकल 40, टू फुलफिल गांधीयन एस्पिरेशन अंडर आर्टिकल 40, गांधीयन विचारधारा को, गांधीवादी विचारधारा को लागू करने के लिए जो कि उल्लेखित है अनुच्छेद 40 में, जो कि उल्लेखित है अनुच्छेद 40 में, तीसरा सरकारों के तीसरे चरण को बनाया गया, सरकारों के तीसरे चरण को बनाया गया। तो फुलफिल द aspiration of Gandhi mentioned under Article 40. Third tier was established. Third tier was established. That is local government. That is local government. स्थानीय निकाय है ना, स्थानीय निकाय। जो कि क्या बोल रहे हैं? सरकार के तीसरे चरण को, स्तर को बनाया गया, स्तर को बनाया गया, सरकार के तीसरे स्तर को बनाया गया स्थानीय निकाय। अंडरलाइन कर दो, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। To establish democracy at grassroots level. To fulfill the re-established third tier, that is local government. थर्ड tier local government. गांव में, अरे गांव में पंचायती राज और शहर में नगर पालिका है ना। In villages we have panchayats. In villages we have panchayats. In villages we have panchayats, and in urban areas we have municipalities. चले चले कंप्यूटर साहब इसको बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए इसको। कोई डाउट हो इसके बाद? हाँ ठीक, कोई इसके बाद डाउट हो तो आप मैसेज करिए।